नमस्कार बच्चों। जो रीजनिंग सीरीज हमारी चल रही है सीयूईटी की, उसका ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में हमारा सिर्फ एक टॉपिक है। ये टॉपिक नहीं कहेंगे इनको, ये छोटे से क्वेश्चन होते हैं। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट मैंने इनको अलग से आपको जो है पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे छोड़ के ना हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है, देखो ये जो इसमें इनकी जो डेफिनेशन है उसी से पता चला है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना है इसका। अगर पढ़ाऊँ तो भी ठीक है, नहीं पढ़ाएं तो भी आप इस क्वेश्चन को एक बार देख के कर सकते हो। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपको क्वेश्चन से ये जो है समझ में आ जाएगा। कैसे? आपके सामने इस तरीके से एक टेबल या कुछ भी, बहुत सारे फिगर दिए हो सकते हैं, 5 से फिगर वैसे बाहर भी बने हो सकते हैं, फ्री भी बना के रख सकता है वो, और इस तरीके से टेबल भी बना के वो आपको दे सकता है। ओके, और इनके अंदर जो है आपको फिगर बना के देगा, जैसे ट्राइंगल हो गया, उसके अलावा स्क्वायर बना के दे सकता है। अब क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि एक आकृति को एक बार लेकर तीन समूह में समूहित समूहित करे। ओके, तो इस तरीके से जो है वो पूछेगा आपसे। फिर ऑप्शन दिया होगा कोई एक ऑप्शन, जिस ऑप्शन में जो है अलग अलग तरीके से। अब करने का, कहने का क्या मतलब है इसका, देखो ये जितनी भी आकृतियां हैं इनको इस तरीके से मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। इस तरीके से सारी आकृतियों को तुम मान के चलो। अब इसमें कैसे कैसे आपको जो है कंबाइन करनी है कि ट्राइंगल 1 पे है, 5 पे है और 8 पे है, तो 1, 5 और 8। ठीक है, इस तरीके से एक ही हो गया। फिर दूसरा स्क्वायर सर्कल कितने पे, 2, 4 और 6 पे, 2, 4 एंड 6 पे। फिर उसके बाद ट्राइंगल ये स्क्वायर कितने पे है, 3, 7 और 9, 3, 7 एंड 9। ये आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यही ऑप्शन आपका जो है राइट होगा। बस यही ऐसा क्वेश्चन होता है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और आकृति भी वो दे के बना के दे सकता है आपको कि 10 आकृतियां और बना के दे दी, और उसमें से भी आपको कंबाइन करके पूछ लेगा। तो ये होता है आपका एक एम्बेडेड फिगर का जो क्वेश्चन होता है। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन है इसका, मैं यही क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा भी नहीं। आप इसकी क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ जो है वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए टेलीग्राम व्हाट्सएप से। और ये इसके बाद लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो भी ऐसा ही है कुछ की, फिगर फॉर्मेशन टाइप का कुछ है, तो उसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। तो हम जो है वहाँ से उस टॉपिक को भी कर लेंगे 2-5 मिनट में, और उसके बाद में ये रीजनिंग का पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अब हम इसके बाद में कोशिश करेंगे कि जो हमारा जीके एंड जीएस वाला जो पार्ट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। कई बच्चों के मैसेज मेरे पास में आए थे कि जीएस और जीके के लिए उन्हें पढ़ना है, तो जीएस और जीके के पार्ट के लिए हम जो है उधर पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब आप जो है इसमें करते रहिए, चलते रहिए। और जीएस जीके का टॉपिक जो है हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो वो हमारी पूरी सीरीज एक उसमें चल रही है, तो हम ज़्यादा ध्यान अब उस पर देते हैं। ये जो है आपका लगभग ख़त्म हो चुका है। अब जो है आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, एग्ज़ाम के जैसे 1-2-4 दिन पहले रहेंगे, तो हम जो है इसके प्रैक्टिस सेट करना शुरू कर देंगे जनरल एप्टीट्यूड के। तो आप जो है बने रहिएगा, जब प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार बच्चों, आज हम देखते हैं हमारे जो रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है, डाटा सफिशिएंसी। अभी तक जितने भी पीछे टॉपिक चल रहे थे, जो लॉजिकल रीजनिंग के टाइप के जो क्वेश्चन थे, वो सारे टॉपिक खत्म हो गए। अभी ये जो डाटा सफिशिएंसी है, ये वाला
टॉपिक है जो नेक्स्ट हमारा है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है एक क्वेश्चन दिया जाता है या एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो या फिर मैं डायरेक्ट जो है आपको इसके अंदर एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दूंगा, जैसे हम पहले इसको देखते आए हैं, उसी में हमारा जो कंसेप्ट होता है हम उसी को देखते हैं। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन में आपके पेपर में इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है, मैंने देखा हुआ है, या फिर आप भी चेक करोगे तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये फिक्स नहीं है कि कौन कितने क्वेश्चन में हो सकता है, कभी आए कभी ना आए, लेकिन जैसे कई बार पेपर होते हैं तो मैंने देखे हुए हैं, लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे कई शिफ्ट में हुए थे, कई सारे पेपर थे सॉरी, तो उनके अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। डाटा सफिशिएंसी क्या होता है कि क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन के अंदर आपसे कुछ वैल्यू पूछी जाती है और उसके साथ में कुछ सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट होती है, फिर उन स्टेटमेंट से आपसे पता किया जाता है क्या ये जो आपको आंसर चाहिए वो उनके अंश से सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, बाकी इसके क्वेश्चन वगैरह आपको करने हैं तो हर बार मैं बताता हूँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जाके आप देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो अदर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप जो है इस चीज को समझ पाओगे। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने कि एक पूर्णांक लिखा हुआ है x का मान क्या है। इस तरीके से आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सॉरी, खांसी हो रही है, इसकी वजह से आपको बार बार बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। स्टेटमेंट फर्स्ट दी हुई है 2x + 3 = 7, और स्टेटमेंट सेकंड दी हुई है x > इस तरीके से दो स्टेटमेंट आपकी दी हुई है। अब क्वेश्चन में आपका बताया 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन किस तरीके से होंगे, जैसे ए के ऑप्शन केवल 1 ओनली 1, बी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा ओनली 2, सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट बोथ 1 एंड, डी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा नाइदर 1, सॉरी गलत लिख दी नॉट, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं। इस तरीके से आपको इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या चेक करना है, आपको जो है इस x के पूर्णांक का मान चाहिए। उस मान के लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट को आप यूज करो। क्या सिर्फ अकेली स्टेटमेंट को यूज करके आप x की वैल्यू ला सकते हो? अगर ला सकते हो तो ओनली 1 आंसर हो जाएगा। क्या इसका अकेले का यूज करके x की वैल्यू ला सकते हो? अगर हाँ तो ओनली बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। या इससे नहीं ला सकते, सिर्फ इससे ला सकते हो तो ओनली 2 हो जाएगा। या दोनों से ही आप वैल्यू ला सकते हो तो बोथ 1 एंड 2 हो जाएगी। और दोनों से ही अगर x की वैल्यू नहीं निकली तो नाइदर 1 और नाइदर 2 हो जाएगी। ओके, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो क्या है हमारे पास में फर्स्ट स्टेटमेंट, 2x + 3 = 7। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कैसे आएगी कि जो 2x है इसको इधर ही रखो, 7 - 3 इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 4, और ये इसके साथ में जो 2 है इस 2 को यहाँ पे इसके डाउन साइड में किया हमने, तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो मतलब फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी को भी ट्राई करेंगे, ये नहीं कि पहली को से आ गया तो दूसरी को ट्राई करके नहीं देखेंगे, दूसरी को भी हो सकता है उससे भी वैल्यू आ जाए। तो इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका कहना क्या है, इसका कहना ये है कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा 2 से बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब कि 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है,
5 भी हो सकती है। इस तरीके से कोई कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कोई निश्चित मान क्या है दे देगा x फाइंड करके? नहीं दे सकता। इसलिए अगर कोई निश्चित मान नहीं देगा तो हम x पूर्णांक की वैल्यू कैसे बताएं उसको? हमसे पूछा कि x पूर्णांक वैल्यू क्या है, क्या 3 बोले? क्यों 3 बोले तो 4 बोलेगा, मुझे क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसने कंडीशन तो फिक्स नहीं की ना। तो इस केस में जो है हम इससे इसकी वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। इस तरीके से जो है आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, उसके बाद ये आपको और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी एंड सी को हिंदी में लिख देता हूँ, एक सेकंड। सबसे सबसे लंबा कौन है? ओके, ये वाला क्वेश्चन। अब इसके स्टेटमेंट देगा जब भी तो हम बता पाएंगे। पहली स्टेटमेंट है ए कोमा बी से टॉल है। दूसरा है बी कोमा सी से टॉल। अब आपको बताना है कि ए बी सी में से सबसे लंबा कौन है। तो पहली स्टेटमेंट, अब क्वेश्चन इसके देखो वैसे ही ऑप्शन जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन में किया है ना, बार बार ऑप्शन लिखने से मतलब नहीं है। ये 4 ऑप्शन जो लिखे हुए हैं यही ऑप्शन इसके अंदर आप मान के चलो, ठीक है। तो यही ऑप्शन है। अब ओनली 1 है, ओनली 2 है, ओनली 3 है या ओनली 4 है, वो हमें देखना पड़ेगा। 3 और 4 तो है नहीं, ओनली 1 ओनली 2, या फिर बोथ 1 एंड 2, या नाइदर 1 और नो 2, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा, वो बड़ा केस है। अब इसमें आप देखने जाओगे तो देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो ए बी से लंबा है, ये ए है और ये बी है। मान लीजिए ए इतना बी इतना लंबा है, तो इसने बोला कि ए जो है इससे भी लंबा है। तो क्या हमारा आंसर आया ए बी सी में सबसे लंबा कौन है? अभी तक तो सी ही नहीं आया। कैसे बता सकते हैं कि ए लंबा है या बी लंबा है? ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ए तो लंबा है बी से, लेकिन सी की किस क्या है, सी का स्टेटस क्या है, वो तो इसमें दिया ही हुआ नहीं है फर्स्ट सेंटेंस में। तो अकेले फर्स्ट की बस की बात तो नहीं है। दूसरा है बी सी से टॉल है। तो बी जो है इस सी से टॉल है। बी जो है हमारा सी से टॉल है, तो बी जो है और भी छोटा है। अब सी की वैल्यू हमें निकल के आ गई इसके थ्रू। लेकिन क्या अकेला इसकी करेगा कि बी और सी इसके कहने से कि बी जो है सी से टॉल है? तो क्या इससे हमारा आंसर आया अकेले से? नहीं, इससे भी अकेले से आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर लेने के लिए हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा। बोथ सेंटेंस जो है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही आंसर एक साथ जब आपको देखने को मिलेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो क्या केस हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो दोनों से ही हम इसका आंसर दे पाएंगे, अकेले की किसी की भी आंसर देने की बस की बात नहीं है। तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही मिलके इसका आंसर दे पाएंगे। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। और भी कई क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे, जैसे उम्र से रिलेटेड बन जाएंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलवा लेगा, या कुछ भी और भी दे सकता है। जैसे कोई शहर है पी और एक शहर है क्यू, किस दिशा में है? पी जो है क्यू के किस दिशा में? अब डायरेक्शन का क्यू आ गया तो क्यू पी का रिलेशन देगा ये, फिर पी के साथ में उसको कुछ और बताने की कोशिश करेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा। तो ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है जो इस तरीके से आपके ये जाते हैं। बाकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस वगैरह आप जो है दूसरी जगह से कहीं से जाके देख सकते हैं। ये डाटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चन है वो है आपके पास। सीयूईटी से रिलेटेड आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो जो है चैनल पे आने पढ़ा डाल दी गई है, वो आने लगी है, वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो आप जो है वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप यकीन कीजिए जो आपके सिलेबस में है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इससे बाहर का मैं ज़्यादा ना ही मैं बताऊँगा, ना ही मैं उससे ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जो आपके एग्जाम में एक्यूरेट जो आता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वही टॉपिक पढ़ेंगे। अभी आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, या फिर हमारी किस्मत पे डिपेंड होता है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपके एग्जाम में आए, या जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आए। क्योंकि पेपर कौन सेट करेगा, कहाँ से टॉपिक देगा, ये तो आप भी नहीं कह सकते और मैं भी नहीं कह सकता। लेकिन हम पढ़ेंगे वही चीज़ें
जो लास्ट ईयर के एग्जामों में आती है, जो इम्पोर्टेंट रखती है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, हम वही चीज़ों को देखते हैं। ओके। और अदर उनकी तरह नहीं कि आपको जो है फालतू में बस सिलेबस में नोट्स लिखवा दिए, रे लिखवा दिए। अगर मैं चाहता तो इन वीडियो को बहुत लंबी लंबी करके भी आपको बिठा के रख सकता था, लेकिन नहीं, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप जो है इनको पढ़िए, इनसे ही आपका जो बेनिफिट है वो होने वाला है। ओके, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और नोट्स के लिए जो है आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, जय हिंद। नमस्कार बच्चों, आज हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग का। हम वापस से उसी पे आते हैं, जो हमारे जो बीच में टॉपिक थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब वापस से हम जो है कंटिन्यू, जो रीजनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आप ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन टॉपिकों को वापस आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मशीन इनपुट आउट। आपने नया सुना होगा पहले बार इस चैप्टर का नाम, तो चैप्टर के नाम से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इस तरीके के क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊँगा तो आप उसको अच्छे से समझ जाओगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटी लेवल पे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। ये स्पेशली जो टॉपिक होता है, जो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में होते हैं, इस टॉपिक से उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपके एग्जाम में भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको करवाता हूँ। और उसी तरीके का क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा छोटे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं है। किस तरीके से इसको किया जाएगा हम वो देखते हैं। ओके, तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार कि कौन सी जगह पे है वो। हम्म, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ कि क्या करना होता है इस क्वेश्चन को। इसके अंदर देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि 40, फिर लिखा हुआ है आपके सामने 8, 30, ग्रो 55, 50, एंड में लिखा है हमारे पास कैट। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अब वो आपसे क्या पूछेगा कि इसकी अकेला ये क्वेश्चन जब आपके उसमें आएगा तो इसकी एक स्टेप और आपको वो लिख के देगा। कैसे लिखेगा? वो एक और लिखेगा, ये क्वेश्चन है तो इसकी नेक्स्ट लाइन में वो आपको लिख के देगा, अगर यह है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख के देगा आपको कैसे, कैट 40, पैट 30, ग्रो 50। इस तरीके से ये नेक्स्ट स्टेप है। तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर क्या है इसका। ठीक है, अब वो चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन में इनके जो है चार अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन आपको लिख के देगा। ये जो है इसकी फर्स्ट स्टेप थी, तो इसके चार ऑप्शन देगा वो। या फिर फाइनल आंसर क्या है ये पूछ सकता है, या फिर इसका एक जवाब और पूछता है वो कि कितनी स्टेप में यह है सोल्व होगा। इस तरीके का भी एक आंसर पूछ सकता है आपको। अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है कि ये जो है किस तरीके से शॉर्ट हुआ है कि 40, पेट 30, ग्रो 55, 50 और केट लिखा हुआ है। तो इसको जो है शॉर्ट कैसे किया गया, देखो केट जो लिखा हुआ है ना, इसको कहाँ पे कन्वर्ट किया, इसे ये आगे ही आगे लेके आया और बाकी को जो है इसने इस तरीके से लिखा है। ये इसकी एक स्टेप हो गई। अब अगर इसी तरीके से सेकंड स्टेप में अगर हम चलना चाहें तो देखो पहले स्टेप में तो इसने किया है, दूसरी स्टेप में इसने क्या किया है, कैट। हाँ, अब अगर पहली स्टेप में जो है इसने कैट को आगे लिया है तो हो सकता है लास्ट वाले को आगे लिया हो,
या फिर आप एक दूसरे तरीके से ऑर्डर देखेंगे तो देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे G है और यहाँ पे C है। तो सबसे पहले इसने उसको आगे लिया है जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सबसे आगे था। तो अगर इसने इनको इस तरीके से आगे लिया है तो अगली स्टेप में सिर्फ अल्फ़ाबेट को लिया है, लेकिन ये जो नंबर थे इनको छेड़ा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगली स्टेप में नंबर को आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार क्या आएगा 30। 30 के बाद हम फिर से क्या लिख देंगे हम इसको 40 पैट रो, क्योंकि ये 30 आ चुका है ना, 55 एंड 50 ये हो गया हमारे पास। ये थर्ड स्टेप में हम वापस क्या करेंगे, कैट ऐसे कैसे लिखा हुआ है 30 भी वैसे ही आ जाएगा। अब कैट के बाद में सी के बाद में अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा, एक बार हम अल्फ़ाबेट को लेंगे, एक बार हम नंबर को लेंगे। सी के बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा हमारे पास में, जी, यानी ग्रो। ग्रो के बाद में हो गया हमारे पास 40 60 55 और 50। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अगर फोर्थ स्टेप में हम जाते हैं तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, कैट 30। अब देखो ग्रो आ गया इस बार अल्फ़ाबेट वाला, तो अब की बार क्या आएगा, नंबर आएगा। तो नंबर कितना कौन सा होता है 40, लेकिन 40 तो ऑटोमेटिक ही पोजीशन पे है। 40 तो ऑटोमेटिक ही पोजीशन पे है, तो इसको करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो ये स्टेप स्किप हो जाएगी। तो हम इसको ऑटोमेटिक यहीं पे आ रहा है, तो हम अगला वर्ड देखेंगे अल्फ़ाबेट। अब नंबर वाली स्टेप स्किप हो गई, लेकिन यहाँ से इसके स्टेप को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि इसी स्टेप के अंदर जो 40 था ऑटोमेटिक ही सेट होके आ गया, ऑटो ही वो ऑर्डर में सेट हो चुका है। तो इसलिए हम इसके स्टेप को ना बढ़ा के इसके अगले वाली स्टेप पे डायरेक्ट चले जाएंगे। और डायरेक्ट जब जाएंगे तो स्टेप तो यही रहेगी, लेकिन अगला हम जो है अल्फ़ाबेट लेंगे। तो अल्फ़ाबेट क्या आता है हमारे पास, पी ई टी। लेकिन आप देखो अब ये भी तो ऑटोमेटिक ही सेट हो गया 40, और पैट ये भी तो ऑटोमेटिक ही सेट हो चुका है। तो हम जो है इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, तो ऑटो सेट आ गए। उसके बाद में आता है हमारे पास 55। तो क्या 55 पहले आएगा, क्योंकि अब अल्फ़ाबेट आ गया तो अल्फ़ाबेट के बाद वापस कौन सा आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। तो नंबर हमारे पास में कौन सा आएगा 50। तो 50 के बाद में लास्ट कौन सा है 55। तो ये पूरा एक ऑर्डर बन के हमारे पास में आ जाएगा। तो अगर अब वो हमसे फाइनल स्टेप वो पूछता है तो ये बनेगा, और स्टेप अगर हमसे पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 4 स्टेप में ये सॉल्व होगा। और फाइनल अगर आंसर पूछेगा तो हमसे क्या पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछा जाएगा। ये एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन तो जो मैंने आपको करवाया ये बैंकिंग पैटर्न होते हैं जो उसमें आया करते थे। आजकल कैश किसी भी एग्जाम में कोई सा पैटर्न आ जाता है, कोई पता नहीं चलता। तो ये जो वो क्वेश्चन है आपके जो है अलग तरीके से आ सकता है। आपके किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कि कुछ भी अल्फाबेटिक ऑर्डर दे देगा, कि मान लीजिए एक क्वेश्चन था मेरा इस तरीके का, मैं उसको ढूंढ लेता हूँ अगर मिल जाएगा तो। अल्फाबेट का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो कुछ भी हम लिख देते हैं, ए एम ओ सी सी के बाद में जेड डब्ल्यू एन, इस तरीके का एक क्वेश्चन आ जाएगा। अब वो आपको इसको शॉर्ट करके लिख पाएगा। ओके, तो इसको शॉर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में शॉर्ट करना है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में शॉर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी फर्स्ट स्टेप होगी उसमें सबसे पहले ए आएगा, फिर ए के बाद में जो भी आने वाला है उसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी सेटल होके आई है ना ए, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में जो वर्ड होगा उसको इसमें फर्स्ट स्टेप में काउंट करेंगे, ए सी। ठीक, फिर सेकंड में क्या चला जाएगा, ए सी डी। ओके, ए सी डी हो गया। इसके बाद हम देखो ए सी, फिर यहाँ पे एम आएगा, डी जेड डब्ल्यू,
हो गया। अब की बार क्या किया, डी को हम आगे ले आए, डी को आगे लाते ही क्या होगा, एम जेड डब्ल्यू एन। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आ जाएगी हमारी, ए सी डी। डी के बाद में कौन सा वर्ड आना चाहिए हमारे पास में, एम ही आना चाहिए, तो एम ही हमको डायरेक्ट देखने को मिल गया। तो एम के बाद में क्या होगा, ये तो ऑटो सेट था, तो ऑटो सेट के साथ कुछ नहीं करेंगे। तो उसके बाद में क्या होगा, हम एन को ले आएंगे, एन जेड डब्ल्यू, इस तरीके से हो गया। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, ए सी डी एम एन डब्ल्यू और जेड, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा फाइनल। ओके, तो ये 4 स्टेप में फिर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो ये पूछ सकता है कई बार कि थर्ड स्टेप में ऑर्डर क्या होगा, थर्ड स्टेप में ऑर्डर क्या होगा। तो आपको जो है इस थर्ड स्टेप में इस तरीके से जाना है और फिर उसका ऑर्डर आपको बता के उसको देना है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं मशीन इनपुट आउटपुट में। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन अदर जो एग्जाम होती है उन एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी भी करते हो साथ में, तो उसके लिए इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के ध्यान में रखना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर एग्जाम में पूछा जाने लगा है। इससे रिलेटेड कोई छोटा क्वेश्चन दे देगा या कुछ भी देगा, लेकिन वो क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो ये हमारा जो है मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए जो है आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से जाके चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट और जो वीडियो आए उनकी आपको अपडेट मिलती रहे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।